तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अभी तक अपन ने पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, oogenesis के बारे में। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में। ये बताइए जो ओवरी होती है वो मेल में पाई जाती है कि फीमेल में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। 1 होती है कि 2 होती है? 2 होती है। कहाँ पे पाई जाती है? ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन पाई जाती है। ओवरी जो होती है वो पेल्विक वॉल से भी एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी हुई रहती है, और जो ओवरी होती है वो यूट्राइन कैविटी से भी एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी हुई रहती है। जो ओवरी की जो साइज होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और इस ओवरी में ही क्या होता है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाता है, जिसको कौन सी स्ट्रक्चर रिसीव करती है? फिम्बरी ऑफ इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम इज ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। इस्थमस किसको ज्वाइन कर लेता है? यूट्रस को। इधर देखिए सभी लोग, ये जो ओवरी होती है इसके जो अंदर का जो पूरा पार्ट होता है, क्या होता है? अंदर का पूरा पार्ट होता है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो जो पेरीफेरी पे पाया जाता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। और जो मिडिल का या फिर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको मेडुला बोलेंगे। मेडुला मतलब मिडिल वाला या फिर सेंट्रल पार्ट। स्ट्रोमा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स इज ए पेरिफेरल एरिया और मेडुला इज ए सेंटर और मिडिल एरिया। ठीक है। ये जो ओवरी होती है इसकी 2 लेयर पाई जाती है। इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? थिन एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन से एपिथेलियम टिश्यू से? एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम से। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या पाया जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बताइए ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होगा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। सेम टू सेम कहाँ पे भी मिल रहा था? टेस्टिस की लेयर पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिल रही थी, जो कि अंदर धस करके क्या बना लेती है? टेस्टिकुलर लोबिल्स बना लेती है। तो बताइए ओवरी में कितनी लेयर पाई जाती है? 2 लेयर। बाहर वाली लेयर थिन एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, अंदर वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया से मिलकर बनी होती है। समझ गए क्या बात को? इसमें ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक लिगामेंट पाया जाता है जिसको ब्रॉड लिगामेंट बोला जाता है। ब्रॉड लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करके रखता है? ओवरी को पेल्विक वॉल से। तो इधर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा हो जाएगा? पेल्विक वॉल। इसमें यहाँ पे क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। देखो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर में, ये रेड कलर में दिखाई दे रही है और एक ब्लू कलर में। जो रेड कलर वाली है वो क्या है? आर्टरी है, और जो ये ब्लू कलर में वो क्या है? वेन्स है। तो ब्लड वेसल्स में कौन सी होती है? आर्टरी और वेन्स होती है। अब अपन अगर बात करते हैं कि जो फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट होता है, कौन सा डेवलपमेंट? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जैसे आपने नाम सुना होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे चलता है? इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में चलता है। कहाँ पे चलता है? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। किसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में? ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में चलता है। इधर देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो फॉलिकल होती है वो कौन सी फॉलिकल होती है? प्राइमोडियल फॉलिकल होती है। कौन सी वाली फॉलिकल होती है? प्राइमोडियल फॉलिकल होती है। और इस फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो कौन सी वाली स्टेज में पाया जाता है? प्राइमरी oocyte में। कौन सी वाली oocyte में? प्राइमरी oocyte में। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसमें आपको जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे oocyte को। तो बताइए प्राइमोडियल फॉलिकल में जो oocyte है वो कौन सी वाली स्टेज में है? प्राइमरी oocyte में है। ठीक है। उसके बाद में जो आपको ये येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये पाई जाती है एपिथेलियल सेल्स या फिर स्ट्रोमल सेल्स। कौन सी सेल होती है? एपिथेलियल सेल या फिर स्ट्रोमल सेल्स। आगे चल करके जब डेवलप हो जाती है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो ये एक से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होगा इनका, और क्या हो जाएंगे? डेवलपमेंट चलता रहेगा। उसके बाद में इनकी थोड़ी सी साइज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे बताइए जो oocyte है वो कौन सी वाली oocyte है? प्राइमरी oocyte है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया था कि ये जो सेल्स थी वो क्या हो गई? थोड़ी सी एनलार्ज हो गई है। क्या हो गई है? एनलार्ज हो गई है। इसको क्या बोल दिया जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल में भी जो oocyte है वो कौन सी वाली स्टेज में है? प्राइमरी oocyte में ही है। कौन सी वाली में है? प्राइमरी oocyte में। और इसमें हुआ क्या कि ये जो स्ट्रोमल सेल थी उनके क्या बन गई है? मोर लेयर बन गई। यहाँ पे एक सिंगल लेयर थी, यहाँ पे क्या हो जाती है? मल्टीपल लेयर हो जाती है, और एक नई लेयर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? नई लेयर का। इस लेयर का नाम होता है थीका फॉलिकुलाई। क्या होता है? थीका फॉलिकुलाई। इनके एक एक के बारे में अपन डिटेल में मैं अभी बताऊंगा ना, अभी के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ बस।
उसके बाद में जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टर्सरी फॉलिकल में। किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। ये जो टर्सरी फॉलिकल होती है इसमें जो oocyte है वो कौन सी वाली स्टेज में है, प्राइमरी oocyte में ही है अभी भी। कौन सी वाली में है, प्राइमरी oocyte में। फिर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो सेल्स है इनके बीच में क्या बन गया है, थोड़ा सा स्पेस बन गया है, कोई कैविटी बन गई है। इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। क्या होता है, एंट्रम। कैसे बनती है, क्यों बनती है, आगे सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद में जो टर्सरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में। तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। कौन सा फेज होता है, ट्रांजिशन फेज होता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी में। किसमें हो जाती है, सेकेंडरी में। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल बोल दिया जाता है। देन ये ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पे होगा, मेडुला में होगा कि कॉर्टेक्स पे होगा, कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स पे होने का रीजन ये होता है क्योंकि अपन को पता है इस ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज होने वाला है, सेकेंडरी oocyte। अगर ये जो डेवलपमेंट है कहाँ पे चलता है, इधर बीच में चलता है, तो बताओ इसको रिलीज होने में डिफिकल्टी होती या नहीं होती, होती। इसलिए सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, ये पेरीफेरी पे चल रहा है, ताकि कि वो क्या रप्चर होने के बाद में सेकेंडरी oocyte या फिर जो ओवा में वो क्या हो पाए, इजीली पास आउट हो पाए या फिर ओव्यूलेशन अच्छे से हो पाए। अब जब ये ओव्यूलेशन हो जाएगा तो देखो जो सेकेंडरी oocyte है वो तो कहाँ पे आ गया है, बाहर आ जाएगा। बाकी का जो ये रप्चर होने के बाद में जो पार्ट बच जाता है, रप्चर होने के बाद में जो पार्ट बच जाता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। इसको बोला जाता है अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ पटेल, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। इसको बोला दिया जाता है क्या, व्हाइट कलर में। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो किससे मिलकर बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये एक ओवरव्यू होता है। अब अपन इसको एक एक के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ओवरी होती है वो आउटर लेयर का नाम क्या होता है, उसमें थिन एपिथेलियम होता है। क्या होता है वो, उसको क्या बोल दिया जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। अभी किसी को नोट नहीं करना है, नोट करने का टाइम दिया जाएगा तो नोट कर लेना। अगर आपको कुछ ऐसी बात लग रही है कि जो मैंने नहीं लिखवाई है इधर, तो नोट कर सकते हो ना। उसके बाद में जो इनर लेयर होती है उसको कैसी लेयर होती है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। क्या नाम होता है उसका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। क्या नाम होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। जो ओवरी होती है वो इनसाइड जो पार्ट होता है उसको क्या बोला था अपन ने, स्ट्रोमा बोला था। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड रहता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और इसी स्ट्रोमा क्या पाए जाते हैं, देखो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है और स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है और स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती है। स्ट्रोमल सेल्स किनको बोला जाता है, ऐसी सेल्स जो स्ट्रोमा में पाई जाती है उनको ही क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रोमल सेल्स बोल दिया जाता है। अब ये जो पूरा फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है या फिर जो ओवेरियन जो साइकिल है वो कहाँ पे चलता है, इन दी कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी। कहाँ पे चलेगा, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी। सबसे पहले जो फॉलिकल होती है उसका नाम क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल होती है। कौन सी होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल होती है। देखिए ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ ये कितनी होती है, कपल ऑफ मिलियन होती है। कपल ऑफ मिलियन का मतलब मिलियंस के भी पेयर में होती है। मतलब कितनी हो जाती है, अराउंड 7 मिलियन हो जाती है। कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कितनी रह जाती हैं, 4 मिलियन रह जाती हैं। इसका मतलब धीरे धीरे इनका फॉलिकल्स का नंबर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है, क्योंकि इनको हार्मोन नहीं मिलता है। क्योंकि डेवलपमेंट करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, हार्मोन चाहिए होगा। वो तो अभी मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होती रहती है, डीजनरेट होती रहती है। वापिस से देखिए जो प्राइमोडियल फॉलिकल होती है उसमें जो oocyte है वो कौन सी वाली स्टेज में है, प्राइमरी oocyte में है। और इसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती है उनको फॉलिकुलर सेल्स बोल दिया जाता है, क्योंकि ये किसकी सेल होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल की होती है। इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रोमल सेल बोल दिया जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे बन रही हैं, स्ट्रोमा में बन रही हैं। और इन्हीं को एपिथेलियल सेल्स बोल दिया जाता है, क्योंकि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम था ना उससे बनती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, फॉलिकुलर सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियम सेल्स। क्लियर है भाई ये, ठीक है। इसके बाद में अब देखो ये जो प्राइमरी oocyte है अपन ने उसमें oogenesis में पढ़ा था कि ये अरेस्टेड रहता है कौन सी वाली फेज में, प्रोफेज फर्स्ट की भी डिप्लोटीन में। और ये क्यों अरेस्ट है, क्योंकि क्या नहीं मिल रहा है इसको, हार्मोन नहीं मिल रहा। कौन सा वाला, एफएसएस। वो तो कब मिलेगा, प्यूबर्टी पे मिलेगा। इसलिए अपन ने क्या बोला, देखो बर्थ भी हो चुका है उसका, क्या हो चुका है, बर्थ हो चुका है। और उस टाइम पे ये कितनी है, 4 मिलियन है। अब देखो आगे आगे क्या होता है, ओगोनिया स्टार्ट डिवीजन। इन्होंने डिवीजन तो स्टार्ट कर दिया था एंड एंटर्स इनटू दी प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी वाली फेज में, डिप्लोटीन में। और वो कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक
कि माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होता है एंड टेम्परली अरेस्टेड कॉल्ड प्राइमरी oocyte। यहाँ पे जो ये अरेस्टिंग होती है वो परमानेंट होती है कि कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए, इसलिए कौन सा होता है, ये टेम्पररी होता है। ठीक है, ये होता है प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी फॉलिकल में। 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 इधर देखिए, बर्थ हो चुका है, बर्थ के बाद में क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 120 से 160,000 बहुत ओवरी में होता है। अगर सिंगल ओवरी की बात करते हैं तो 60 to 80,000 क्या, प्राइमरी फॉलिकल। वो क्या थी, प्राइमोडियल फॉलिकल। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कितनी थी, 7 मिलियन थी। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी थी, 4 मिलियन थी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितनी रह गई है, 60 to 80,000 पर ओवरी। अगर दोनों का करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे पटेल। देखिए इधर अभी भी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी oocyte है। कौन सी oocyte है, प्राइमरी oocyte है। और ये जो लेयर थी, जो स्टोमल सेल थी, जो एपिथेलियम सेल थी, जो फॉलिकुलर सेल थी, वो क्या हो चुकी हैं, एनलार्ज हो चुकी हैं। कुछ सिंगल लेयर बना दी है, सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स। इनको यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। जिस क्या कितने लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। वहां पे अपन ने उसको क्या बोल दिया था, एपिथेलियल सेल्स बोल दिया जाता। जब एपिथेलियल सेल्स ही इलोंगेट होने के बाद में एक सिंगल लेयर बना लेती है, उसको क्या बोल दिया जाता है, ग्रेनुलोसा सेल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ग्रेनुलोसा सेल। और ये जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती है ना, वो किस नेचर की होती हैं, एंडोक्राइन नेचर की होती हैं। क्या सी नेचर की होती हैं, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाएगी, एस्ट्रोजन। इसका क्या रोल होता है, देखिए आगे। Each primary oocyte then get surrounded by a layer of granulosa cells called primary follicle। जो प्राइमोडियल फॉलिकल होती है उसमें जो लेयर होती है वही किससे और ज्यादा कवर हो जाती है, उसको अपन ने क्या बोल दिया था, ग्रेनुलोसा सेल्स। और इसको क्या बोल दिया है, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि प्राइमोडियल फॉलिकल में और प्राइमरी फॉलिकल में किस चीज का डिफरेंस है। क्या प्राइमरी oocyte उसमें भी थी और इसमें भी है। उसमें क्या थी, फॉलिकुलर सेल्स थी। इसमें कौन सी सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। उसमें भी सिंगल लेयर थी, इसमें भी क्या है, सिंगल लेयर है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनका नेचर कैसा होता है, एंडोक्राइन नेचर का होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स, कौन सी वाली फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जैसे जैसे बर्थ से प्यूबर्टी पर आएंगे, बर्थ पे कितने थे, 4 मिलियन थे। प्यूबर्टी पे कितने रह जाते हैं, 60,000 रह जाते हैं। इसका मतलब जो है क्या हो रहा है, ये डिजनरेट हो रहे हैं ना। Therefore, at the puberty only 60 to 80,000 primary follicle left in each ovary। अब नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल में oocyte कौन सी वाली फेज में थी, प्राइमरी oocyte में। लेयर का नाम क्या था, फॉलिकुलर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल में oocyte कौन सी थी, प्राइमरी oocyte थी। लेयर का नाम क्या था, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल्स, सिंगल लेयर था। क्लियर है इतनी बात। अब कौन सा है, सेकेंडरी फॉलिकल है। ये जो डे लिखे हुए किसके मैं बता दूंगा अभी, है ना। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इसमें क्या हुआ, जो oocyte है वो भी कौन सी वाली स्टेज में ही है, अभी भी प्राइमरी oocyte में ही है। किसमें है, प्राइमरी oocyte में ही है। ये जो लेयर थी वहां पे कौन सी थी, सिंगल लेयर थी। यहाँ पे क्या हो जाती है, मल्टीपल लेयर हो जाती है। इसको क्या बोल दिया जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, क्योंकि वहां पे सिंगल लेयर थी। वहां पे क्या थी, सिंगल लेयर थी। यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो जाती है। किसकी मल्टीपल लेयर, ग्रेनुलोसा सेल की। किसकी मल्टीपल लेयर, ग्रेनुलोसा सेल की। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहाँ पे एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोल दिया जाता है थीका फॉलिकुलाई। क्या बोला जाता है, थीका फॉलिकुलाई, जो कि कैसी होती है, नॉट डिफरेंशिएटेड होती है। नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इनको आगे क्या बनाना वो अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएटेड, तो इनको जो आगे क्या बनाना है, मतलब ये जो लेयर है आगे कुछ और सेपरेट हो जाएगी या फिर कोई भी नई चीज बनाएगी, वो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अगर सिंगल लेयर होती तो अपन ने नॉर्मली क्या बोला था, ग्रेनुलोसा सेल। अगर ये मल्टीपल लेयर हो जाती है तो क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इसको अपन ने क्या बोल दिया था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एंड ए थीका लेयर विच इज अनडिफरेंशिएटेड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें थी, प्राइमरी oocyte थी, और उसके बाद में
ग्रेनुलोसा सेल की एक सिंगल लेयर थी। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, प्राइमरी oocyte है और मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है विच इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और तीसरी लेयर कौन सी आ जाती है, थीका फॉलिकुलाई विच इज डिफरेंशिएटेड कि नॉन डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड होती है। इसके बाद में बन जाती है क्या, टर्सरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल बन जाएगी, टर्सरी फॉलिकल। इसमें टर्सरी फॉलिकल में देखो ये क्या होता है, ट्रांजिशन फेज होता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte में। तो ये जो टर्सरी फॉलिकल है वो अपन कब की बात कर रहे होंगे, प्यूबर्टी हो जाएगी और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रन होने लग जाएगा उस टाइम की बात कर रहे होंगे, उस टाइम की बात कर रहे होंगे ना। इसका मतलब जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। अब इसका क्या होगा, रिलीज होगा ना, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में तो रिलीज होगा। तो इसका मतलब ओव्यूलेशन इसके बाद में होगा कि पहले हो जाएगा, बनने से पहले ओव्यूलेशन करवाते हैं, बनने के बाद में ओव्यूलेशन होगा। और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो ओव्यूलेशन होता है वो 14 डे पर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फेज चल रही होगी या जो ये टर्सरी फॉलिकल बन रही होगी वो 14 वाले से तो पहले बन रही होगी। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 9 to 12 डे पर बन जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे लिखे हुए हैं, कौन से डे पर बन जाएगा, ये 9 to 12 डे पर ये बन जाता है, क्योंकि इसके बाद में तो क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। इसमें देखिए जो प्राइमरी oocyte थी वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, सेकेंडरी oocyte में। और ये जो लेयर थी किसकी लेयर, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की, इसके बीच में क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। इस कैविटी का नाम क्या होता है, एंट्रम। एंट्रम कौन सी कैविटी है, ये एंट्रम है। और मैंने क्या बोला था कि जो थीका फॉलिकुलाई जो कि कहां पे बन गई थी, सेकेंडरी फॉलिकल में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, एक आउटर लेयर बना लेती है और एक इनर लेयर बना लेती है। आउटर लेयर का नाम क्या होता है, थीका एक्सटर्ना, और इनर लेयर का नाम क्या होता है, थीका इंटरना। जो एक्सटर्ना होता है वो किसका बनकर बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है। और जो थीका इंटरना होती है वो किस नेचर, एंडोक्राइन नेचर की होती है। एंडोक्राइन नेचर के तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। क्या यही हार्मोन कोई और भी रिलीज कर रहा था, कौन, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स भी रिलीज कर रही थी। तो क्या यहाँ पे भी रिलीज करेंगी, क्या करेंगी यहाँ पे भी। The secondary follicle soon transform into the tertiary follicle which is a characterized by a fluid filled cavity। और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या बोला जाता है उसको, लिक्वर फॉलिकुलाई। लिक्वर का मतलब क्या होता है, फ्लूइड filled cavity called antrum। The theca layer organized into the inner theca interna which is a endocrine nature। और क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन। एंड आउटर लेयर का नाम क्या होता है, थीका एक्सटर्ना होता है, जो कि कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब देखो प्राइमरी oocyte में क्या हो गया है, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, म्यूसिस फर्स्ट। और जब म्यूसिस फर्स्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। फिर मैंने आपको कल बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उसकी साइज ज्यादा होती है और जो पोलर बॉडी बनती है उसकी साइज कम होती है। तो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। तो प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन हुआ है, म्यूसिस फर्स्ट हुआ है। म्यूसिस फर्स्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है। जो सेकेंडरी oocyte होता है उसकी साइज ज्यादा होती है, बड़ी होती है, और इसकी छोटी होती है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। देखो इसका मतलब क्या होता है, रिटेन द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म है जिसकी साइज बड़ी होगी उसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, या फिर जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म है, और जिसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म उसके पास में क्या है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte। देखो अपन ने क्या बोला है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के पास में क्या है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, तो उसके पास में न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। किसके, जो सेकेंडरी oocyte है वो बना किसके डिवीजन से है, प्राइमरी oocyte के। तो प्राइमरी oocyte के डिवीजन से ही तो अब जो साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte के पास में होगा वही तो सेकेंडरी oocyte के पास में जाएगा, और वही किसके पास में जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास में जाएगा। लेकिन ज्यादा किसके पास में जा रहा है, सेकेंडरी oocyte के में। तो ये लिखा हुआ ना, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte का ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म वो किसके पास में जाता है, सेकेंडरी के पास में जाता है। ग्रोइंग फॉलिकल कौन सी वाली, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड दी थीका इंटरना इसमें पाई जाती है।
एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये जो है ना ग्रोइंग फॉलिकल, मतलब उसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये भी किस नेचर की होती है, एंडोक्राइन नेचर की। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब एंडोमेट्रियम जब होता है ना, वो उसकी जो लेयर होती है वो कैसी रहती है, नॉर्मल तो ही है। जब भी ये प्रोसेस चलता रहता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो एंडोमेट्रियम खुद की लेयर को क्या कर लेती है, प्रोलिफरेट कर लेती है, मतलब थिक कर लेती है। थिक करने का मतलब आपको पता होगा कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस की कौन सी वाली लेयर पर होता है, एंडोमेट्रियम पे होता है। तो अगर ये थिक रहेगी तो थोड़ा सा इजीली इम्प्लांटेशन हो पाता है। लेकिन ये करवाता कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे करवाएगा, ये जब प्रोसेस होता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जब इम्प्लांटेशन होगा तो वो किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा किससे, जायगोट से। जायगोट बनेगा किससे, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। ओवम कब बनेगा, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलीज भी होता रहता है और एस्ट्रोजन भी रिलीज करते रहते हैं, ताकि एक प्रोसेस इधर चलता रहे और यूट्रस में क्या चलता रहे, प्रोलिफरेशन चलता रहे। अब इसका क्या बन जाता है, मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल, या फिर इसको ही बोल दिया जाता है क्या, ग्राफिन फॉलिकल। कौन से डे पर आ चुके हैं अपन, 14 डे पर। अब 14 डे पे तो क्या करवाना पड़ जाएगा, ओव्यूलेशन करवाना पड़ेगा, मतलब सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना पड़ेगा। तो देखिए इधर देख रहे हो ना, अब यहाँ पे कौन सी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte के बाहर ही एक और लेयर बन जाती है जिसको बोल दिया जाता है क्या, कोरोना, ये जोना पेलिसुडा। क्या बोल दिया जाता है, जोना पेलिसुडा। क्या बोल दिया जाता है, जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा के बाहर की जो लेयर होती है, अच्छा ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है वो लेयर किसकी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की है। किसकी लेयर है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की है। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की वो वाली सेल या फिर वो वाली लेयर जो जोना पेलिसुडा के साथ में क्लोज कांटेक्ट में होती है, ध्यान से सुन लेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की वो वाली सेल की लेयर जो जोना पेलिसुडा के क्लोज कांटेक्ट में होती है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, कोरोना रेडिएटा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, कोरोना रेडिएटा बोल दिया जाता है। अच्छा ये बताइए जो जोना पेलिसुडा होती है वो किसके किसके बीच में डेवलप होती है, सेकेंडरी oocyte एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर के बीच में डेवलप होती है। सेकेंडरी oocyte एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के लेयर के बीच में डेवलप होती है। कौन सी, जोना पेलिसुडा। और इसके बाहर तो आपको पता ही है, थीका इंटरना और बाहर थीका एक्सटर्ना है। क्लियर है क्या। और यहाँ पे ये जो एंटरम है इसका स्पेस भी क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसुडा सराउंडिंग इट। किसने बनाई है जोना पेलिसुडा, सेकेंडरी oocyte ने। किसको सराउंड करेगी, सेकेंडरी oocyte को सराउंड करेगी। और ये किसको सीक्रेट किसने किया है, oocyte ने। कौन से वाले ने, सेकेंडरी oocyte ने। कैसी लेयर होती है, नॉन सेलुलर होती है या फिर एसेलुलर होती है। किस नेचर की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। ग्लाइकोप्रोटीन में भी कौन सा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है। इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है कि एक ऐसी एग मेम्ब्रेन होती है जो सबसे पहले बनती है, जो कि कौन सी है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। और इसके पास में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। किसके लिए, स्पर्म बाइंडिंग के लिए। जो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो सबसे पहले तो वो जो लेयर आती है सेकेंडरी oocyte ही जाएगा बाहर। तो फर्टिलाइजेशन कौन करवाता है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो जाता है तो उसके साथ में कौन सी लेयर भी चली जाती है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा। तो जो स्पर्म आएगा सबसे पहले वो किसके साथ में अटैच होता है, कोरोना रेडिएटा के साथ में अटैच होता है। उसके बाद में फिर जोना पेलिसुडा के पास में पाया जाता है। तो जोना पेलिसुडा के पास में क्या पाए जाते हैं, स्पर्म के लिए बाइंडिंग रिसेप्टर पाए जाते हैं। और जो कोरोना रेडिएटा होती है वो कैसी लेयर होती है, सेलुलर लेयर होती है। देखो दो लेयर बताई थी, एक तो जोना पेलिसुडा और एक कोरोना रेडिएटा। जोना पेलिसुडा जो होती है वो कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। और ये कैसी होती है, सेलुलर होती है। जो जोना पेलिसुडा होती है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है। जो जोना पेलिसुडा है उसका फॉर्मेशन oocyte या सेकेंडरी oocyte से होता है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ओवरी से होता है। ओवरी में भी कौन सी वाली लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल से होता है। नेक्स्ट, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुकी है। रप्चर होने के बाद में जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो चुका है। सेकेंडरी oocyte अकेला रिलीज नहीं होता है, किस किस के साथ में रिलीज होता है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा के साथ में। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। देखो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल क्या हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। कौन से डे पर, 14 डे पर। किसके हार्मोन के रिप्रेजेंस में होता है, ड्यू टू LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH सर्च भी बोल दिया जाता है। अब देखो ये सेकेंडरी oocyte है, कौन है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में अपन को डिवीजन करवाना है आगे।
डिवीजन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वापस क्या हो जाता है, वो अरेस्टेड हो जाता है किसमें, मेटाफेज की सेकंड में। ओव्यूलेशन कौन से डे पर हुआ था, 14 डे पर। अभी अरेस्टेड है तो स्पर्म को आने के लिए वेट भी तो करना पड़ेगा। अपन ने बोला था कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 48 आवर्स में आ जाना चाहिए, मतलब कितने दिनों में, 2 दिनों के अंदर अंदर। देखो 14 पे तो वो रिलीज हो गया था, तो 14 to 15 एक दिन हो गया और 15 to 16 दूसरा भी दिन हो गया, तो 14, 15, 16 पर ये स्पर्म की एंट्री हो जाती है। अपन को प्रोसेस पूरा करना है तो देख लेते हैं। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, मोरुला। मोरुला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट कहां पे चला जाएगा, यूट्रस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद में हो जाता है, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। अपन अगर मान के चल रहे हैं कि अगर 14 डे पर क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो इम्प्लांटेशन कौन से डे पर हो जाएगा, 21 पर। अगर अपन मान के चल रहे हैं कि 15 डे पर क्या हो गया है फर्टिलाइजेशन, तो इम्प्लांटेशन कौन से डे पर हो जाएगा, 22 पर। अगर 16 पर हुआ है तो कितने पर हो जाएगा, 13 डे पर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है, विद इन ए वीक, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है। पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो जाइगोट और जो मोरुला है वो कौन सी वाली साइट पर पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, फेलोपियन ट्यूब के एम्फोला वाले पार्ट में। तो जाइगोट भी हैंड टू हैंड वहीं पे बन जाएगा। और जाइगोट के बाद में जो स्टेज बनती है कौन सी वाली, मोरुला वाली, वो भी कहाँ पे बन जाती है, फेलोपियन ट्यूब में ही। और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये तो किधर चल जाएगा, यूट्रस में। यूट्रस के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। कब, ये जो इसका रप्चर हुआ था ग्राफिन फॉलिकल कौन से डे पर हुई थी, 14 डे पर। तो क्या 14 डे पर बनने के तुरंत बाद ही बन जाती है कि नहीं बनती, कितने दिन लगते हैं, 9 डेज लगते हैं। तो 14 + 9 बराबर कौन से डे पर कंप्लीट बन जाएगी, वो 23rd डे पर बन जाती है। इधर तो इम्प्लांटेशन हो रहा है 23rd डे पर और इधर कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है। अब मतलब इसका कोई ना कोई तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती है, परमानेंट, टेम्पररी। टेम्पररी बोलने का रीजन ये होता है कि जरूरी नहीं है ये बने ही, जरूरी नहीं है ये आगे सस्टेन भी करे। देखो, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन मेनली, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट कौन सा भी बना देती है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का आपको मैंने काम बता दिया था, क्या, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब काम में किसके बता रहा हूँ, प्रोजेस्टेरोन के। इसका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। भाई उसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम किसका है, एस्ट्रोजन का, लेकिन उस थिकनेस को ऐसे के ऐसे ही मेंटेन रखने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का होता है। दूसरा क्या है, इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, या फिर इसी को बोल दिया जाता है एंटी अबॉर्शन हार्मोन। मतलब प्रेगनेंसी हो रही है इसका मतलब अबॉर्शन नहीं हो रहा है, और अबॉर्शन नहीं हो रहा तो मतलब प्रेगनेंसी हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया है अपन ने, एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोल दिया है। कौन से डे पर, 23rd डे और मेंस्ट्रुअल साइकिल 23rd पर। एक तो इम्प्लांटेशन हो चुका होगा और दूसरा अपने पास में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन करके प्रॉपर्ली डेवलप हो चुकी है। अब उस दिन क्या होगा, देखो, ड्यू टू फुल्ली डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम। फुल्ली डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम में कौन से हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। हाई लेवल किसका होगा, मॉडरेट लेवल किसका होगा, ये नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है जब इनका लेवल ज्यादा है तो वो दूसरे वालों को क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे। किस किस के लिए, GnRH के लिए, FSH के लिए और LH के लिए। अगर वो कम हो जाएंगे तो देखो दो कंडीशन आती है अपने पास में, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्टेबल रहती है या फिर ऐसे की ऐसी बनी रहती है। कब तक, पार्चुरेशन तक। क्यों, क्योंकि एक हार्मोन रिलीज होता है कौन सा, HCG। कौन सा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या होता है आगे और बता दूंगा डिटेल में। कौन सा हार्मोन होता है, HCG, विच इज सिक्रेटेड बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होती है, ट्रोपोब्लास्ट। जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब ये नाम आएगा। कौन सी सेल है, ट्रोपोब्लास्ट है। दूसरी कौन सी है, कोरियन। और नेक्स्ट कौन सा होता है, प्लेसेंटा। क्योंकि आपको पता है ये प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है। कौन सा, HCG। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती है तब तक कौन रिलीज करेगा इनको, ट्रोपोब्लास्ट सेल रिलीज करती है या फिर कोरियन रिलीज करती है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने का कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होने लग जाती है, डिजेनरेट होने लग जाती है। कौन से दिन पर बन गई थी ये, 23rd डे पर बन गई थी। तो अगले 5 दिनों तक ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है एंड फॉर्म
कितने दिन तक बन गई थी 23rd पे, एंड कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट 5 days इन दी वाइट बॉडी, जिसको क्या बोल दिया जाता है, एल्बिकेंस बोल दिया जाता है, और इसी को क्या बोल दिया जाता है, एंड ऑफ 28 days। तो साथ के साथ में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एंड हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो देखो अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है कि प्राइमोडियल फॉलिकल थी। कौन सी फॉलिकल है, प्राइमोडियल फॉलिकल। वापस से रिवाइज करते हैं भाई, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल में oocyte कौन सी वाली स्टेज में है, प्राइमरी oocyte में। उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उनको बोल दिया जाता है स्ट्रोमल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल कितनी बनती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, 7 मिलियन होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ 4 मिलियन होती है। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई है, प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में oocyte भी प्राइमरी ही होती है, प्राइमरी फॉलिकल में oocyte भी प्राइमरी ही होती है, और जो ये लेयर होती है, जो सेल्स होती है वो एनलार्ज हो जाती है, उनको बोल दिया जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है वो किस नेचर की होती है, एंडोक्राइन नेचर की होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। इस टाइम पे जो प्राइमरी फॉलिकल होती है धीरे धीरे डिजेनरेट होती हैं, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितनी रह जाती है, ईच ओवरी में 60 to 80,000 रह जाती हैं। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में भी oocyte प्राइमरी ही होती है। धीरे धीरे ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स इनकी मल्टीपल लेयर बन जाती है, और इसको बोल दिया जाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोल दिया जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसी के साथ में एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस लेयर का नाम होता है थीका फॉलिकुलाई, विच इज ए नॉट डिफरेंशिएटेड या फिर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। इसके बाद में बन जाती है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में जो oocyte होती है, ये ट्रांजिशन फेज होता है। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होने वाली होती है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने वाली होती है। और ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो लेयर होती है, इनके बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। और जो थीका फॉलिकुलाई थी वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना, इनर लेयर थीका इंटरना। जो थीका इंटरना होती है वो एक एंडोक्राइन नेचर की होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई थी और नॉन वेस्कुलर होती है। इसके बाद में क्या आ जाती है, ग्राफिन फॉलिकल हो जाती है। ग्राफिन फॉलिकल में भी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है, क्योंकि प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बन जाती है। जो प्राइमरी oocyte था उसका ज्यादा से ज्यादा जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसके पास में रहता है, सेकेंडरी oocyte के पास में रहता है। सेकेंडरी oocyte इज ए लार्ज बॉडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर होती है जिसके पास में कम साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसी के साथ में जो एंड्रम है वो भी, इसका स्पेस भी बढ़ जाता है, और सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है जो कि एस सेलुलर लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, उसका नाम होता है जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा के पास में ही जो कांटेक्ट में होती है किसकी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स, उसको कोरोना रेडिएटा बोल दिया जाता है। इसी में के बाहर ही पाई जाती है थीका इंटरना, विच इज ए एंडोक्राइन नेचर, और क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। इसी के बाहर पाया जाता है थीका एक्सटर्ना, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है और नॉन वेस्कुलर लेयर होती है। इसके बाद में जो प्रॉपर जो मेच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल है, डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte अकेला रिलीज नहीं होता है, वो विद जोना पेलिसुडा एंड विद कोरोना रेडिएटा बाहर रिलीज होता है। इसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो चुका है, अब इसके बाद में जो बचा हुआ रह जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल, वो कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो ओव्यूलेशन होता है या फिर ये जो रप्चर होती है कौन सी डे पर होती है, 14 डे पर। तो अगले 9 डे पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉपर या फिर मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम में। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो फालतू ही नहीं बनती है, इसका कुछ सिग्निफिकेंट होता है। ये दो हार्मोन रिलीज करती है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है और एक एस्ट्रोजन होता है। मेनली कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। सेकेंडरी या फिर जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में, कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का जो काम होता है, एस्ट्रोजन अभी तक अपन ने दो चीजों से रिलीज करवाया है, एक तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल से और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम से। ये करते क्या है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसको प्रोलिफरेट करवाते हैं, उसकी थिकनिंग को इंक्रीज करवाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये इस एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग करवाई है, प्रोलिफरेशन जो करवाया है, उसको मेंटेन रखने का काम करता है। इसको ही प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, इसको ही एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोला जाता है। अब अपने पास में दो केस आ जाते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे कि अपन ने बताया था कि ओव्यूलेशन हो चुका है 14 डे पर, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए 2 दिन लगते हैं, या तो 14 to 15 या 15 to 16। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसके नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, इम्प्लांटेशन हो रहा, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दो केस हैं किसके लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे हौले हौले
क्या होने लग जाती है, डिजनरेट होने लग जाती है। बननी कौन से डे पर थी, 23rd डे पर। अगले 5 दिनों में ये क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिजनरेट हो जाती है। और जो जहाँ पे भी वो पहले कॉर्पस ल्यूटियम कैसी थी, येलो कलर की थी, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, व्हाइट कलर में। पहले इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला था, अब इसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। और यहीं पे खत्म हो जाता है क्या, 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वापस से शुरू हो जाएगा, फर्स्ट फेज आ जाती है कौन सी वाली। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बताइए, जो अपन ने एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाई थी उसका कोई मतलब है, नहीं है। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाया था उसका कोई मतलब है, नहीं है। तो जो एंडोमेट्रियम वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो वेस्कुलर लेयर होती है, वो भी रप्चर होने लग जाती है, ब्लड वेसल्स भी रप्चर होने लग जाती है, तो ब्लीडिंग होने लग जाती है धीरे धीरे। कैसे कैसे, धीरे धीरे। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट पेज है वो 5 दिन तक चलती है। उसके बाद में अगला दिन जो आ जाता है, इसमें वापस से जो फॉलिकल्स वो वापस से शुरू कर देती है अपना प्रोसेस, वापस से शुरू कर देती है अपना डेवलपमेंट। और क्या बनाने लग जाती है, ये देखो सेकेंडरी फॉलिकल बनाने लग जाती है। देखो स्टार्टिंग में तो क्या बना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे तो ये प्राइमरी फॉलिकल थी, जब तो वो क्या चल रहा है, ब्लीडिंग वगैरह चल रही है उधर। उसके बाद में 4 to 7 डेज पर क्या होती है, वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। और धीरे धीरे हौले हौले 9 to 15 डे पर ये क्या बन जाता है, टर्सरी फॉलिकल। और 14 डे पर तो ओव्यूलेशन करवाना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी ऐड कर दिया है, ताकि दोनों को अपन समझ पाए। अलग से अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ेंगे। नोट करिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वापस से पूछ लो ना। ये ओवेरियन साइकिल या फिर फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है ना, वो इसके लिए ही है कि कहाँ पे चलता है। हम्म, हम्म,
हो गया।